एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं इस्लामिक धर्म का उदय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। तो अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमज़ोर हो गया क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण हो गया। ये बगदाद इराक के अंदर है, ध्यान रखना। और इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। सन 810 में खलीफा राउन अल रशीद के पुत्रों अमीर और मामुन के समर्थकों के बीच गृह युद्ध हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक नया शक्ति गुट बन गया। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासन और ट्रांसोक्सियाना यानी तुरान अथवा ऑक्सस के पार वाले इलाकों में ताहिरी और समानी वंश और मिस्र तथा सीरिया में तुलूनी वंश। अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। सन 945 में वह भी छिन गई जब ईरान के कैस्पियन सागर के बुवाही नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। बुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहनशाह राजाओं का राजा भी शामिल था। लेकिन खलीफा की पदवी धारण की उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुख्य के रूप में बनाए रखा। खिलाफत को समाप्त न करने का बड़ा फैसला चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षी की वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज है, इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता। ये जो मिस्र है ना, अफ्रीका महाद्वीप में है। फातिमी खिलाफत की स्थापना के मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह मिरिक, जिसे अल काहिरी भी कहा जाता है, के उदय होने के दिन की गई। दोनों स्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। राजनीतिक विभाजन के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता की भी भूमिका थी। विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों और तौर तरीकों का प्रसार सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांव के स्तर तक नीचे पहुंच गए। मुसलमानों की संख्या, जो उमैयद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक हो गई और फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अवधि है वो सुस्पष्ट हो गई। इसमें धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत। अब तुर्की सल्तनत का मतलब क्या था? तुर्क देश में उदय हुआ। अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों, अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक के खानाबदोश कबायली लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। वे कुशल सवार और योद्धा थे और गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुवाही प्रशासनों में शामिल हो गए और अपनी वफादारी और सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगिनी द्वारा की गई। इसे गजनी के मोहम्मद 998 से 1030 तक मजबूत किया गया। वाइयों की तरह गजनवी एक सैनिक वंश था, जिसके पास तुर्कों और भारतीय जैसे पेशेवर सेना थी, लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासन और अफगानिस्तान में था। उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा और एक खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घड़े के रूप में गजनवी, जो सुन्नी था, यानी इस्लाम धर्म मोहम्मद पैगंबर के बाद दो भागों में बंट गया, एक सुन्नी और एक शिया। एक शिया मत के लोग, एक सुन्नी मत के, ठीक है, और अलग अलग इनमें विरोध था। समर्थक देने के लिए राजी था। सुजलुक तुर्क समानियों और काराखानियों की सेनाओं में सैनिक के रूप में तुरान में दाखिल हो गए। उन्होंने बाद में अपने दो भाइयों तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया।
गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद ही अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जूकों ने 1037 में खुरासन को जीत लिया और निसापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। इसके बाद सल्जूकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक की ओर दिया। 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर लिया गया, यानी फूट पड़ गई दोनों में, सुन्नी और शिया में। तो आपस में जिसका वैर विरोध बढ़ता, जिसकी ज़्यादा ताकतवर होती, उस क्षेत्र को जीत लेते। ठीक है। खलीफा उल कायदा ने तुगरिल बेल को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबीलाई धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया। भतीजा अलप अरसलन उसका उत्तराधिकारी बना। अलप अरसलन के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया आधुनिक तुर्की तक हो गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय ईसाइयाँ और अरब राज्यों के बीच काफ़ी अधिक लड़ाई झगड़ाई हुई। इनकी चर्चा नीचे दी गई है। फिर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया। यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था। यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोश की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। धर्म युद्ध। मध्यकाल में इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता था, क्योंकि उनके पास उनका धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीनी की पवित्र भूमि। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट होगी। नारमोहनों, हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया था, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने में योगदान मिला। पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता और कृषि और व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुखभेड़ की संभावना और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनरुदय को ईश्वरीय शांति आंदोलन द्वारा रोका गया। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र माने जाने वाली कुछ अवधियों और कुछ कमजोर सामाजिक समूह जैसे पादरियों, आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें अविश्वासियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाने लगी। देखो, पैगंबर मोहम्मद साहब थे ना, तब तक तो अच्छे काम चल रहे थे, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हुई 632 ईस्वी में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब इतने दिन भगवान ईश्वरीय प्रकृति के लिए सामदर हुआ था, अब दो भागों में बंट गया और खूनी संघर्ष हो गया। 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया, यानी नष्ट हो गया। इससे बाइजेंटाइन सम्राट एलिसियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवित प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का अवसर था। 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुनः देश को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर, ये देख सकते हो यहाँ पर, आह्वान किया। 1095 से 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर लेवेट के तटवर्ती भागों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए। इन लड़ाइयों को बाद में धर्मयुद्ध नाम दिया गया। प्रथम धर्मयुद्ध में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की पूर्ण हत्या कर दी गई, यानी द्वेष भावना रखकर, और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमान दोनों ने काफ़ी हिस्सा लिखा। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों, जिन्हें फिरंगी या इंफ्रेंजी कहा जाता था, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया। उन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित किए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरेमर कहा जाता था और बाद के धर्मयुद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए।
आउटरेमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहे, लेकिन तुर्कों ने 1144 में अडेसा पर कब्जा किया तो पोप ने दूसरे धर्मयुद्ध के लिए अपील की। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसे हराकर घर लौटाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद आउटमेयर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई, धर्मयुद्ध का जोश खत्म हो गया और ईसाई शासकों ने विलासिता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। सलाह उल दीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध का आह्वान किया और 1187 में पराजित कर दिया। उसने पहले धर्मयुद्ध के लगभग एक शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कर लिए। आज ये यरूशलेम है ना, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। ध्यान रखना, इजराइल देश नाम सुना है ना आपने। उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह उल दीन का व्यवहार दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीकों के व्यापार के विपरीत था जैसे पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों का साथ दिया। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द होली सेपलर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। इस शहर के छिन जाने से 1189 में तीसरे धर्मयुद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला, लेकिन धर्मयुद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं कर सके। मिस्र के शासकों मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्मयुद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन देश है, से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई। उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत की ओर केंद्रित हो गया। इन धर्मयुद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के दो पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनमें से एक था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की जरूरतों का परिणाम था। दूसरा था मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों पीसा, जेनेवा और वेनिसा का प्रभाव। सीरिया में फ्रैंक, ये पढ़ लेना, इसकी जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरी और वाणिज्य, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।